हेलो फ्रेंड्स, आपका केसीएल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास में आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। किसके बारे में? आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। हम स्टडी कर रहे थे किस चीज़ के बारे में? उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश का इतिहास किसकी स्टडी कर रहे थे? उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री की। तो देखिए, हमने अपने पूरा यानी कि प्रीवियस क्लास में यानी कि पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के में विभाजित किया गया था। अब उसके आगे हम चर्चा करेंगे, यानी कि मानव का विकास होता गया। अब मनुष्य यानी कि और आगे बढ़ा। जब समय के साथ आगे बढ़ा तो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो नए नए आविष्कार करना प्रारंभ किया। तो जैसे ही अब उसने क्या किया कि आगे बढ़ा, तो उस काल को हम क्या बोले हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में कौन कौन सी चीज़ें हुई उसकी चर्चा करते हैं हम। आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल में, इस काल में जो मनुष्य था वो क्या कहते हैं? धातुओं का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। इस काल में जो मनुष्य था वो क्या करना स्टार्ट कर दिया? धातुओं का प्रयोग स्टार्ट कर दिया। इस काल में मानव धातु का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, मानव ने धातु का प्रारंभ करना यानी धातु का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले मनुष्य ने किसका प्रयोग किया? तांबे का। किसका प्रयोग किया? तांबे का। उसके पश्चात कांसे का प्रयोग किया। किसका किया? कांसे का। और अंत में लोहे का प्रयोग किया। तो मनुष्य ने इस काल में सबसे पहले किसका किया प्रयोग? तांबे का, उसके पश्चात कांसे का, फिर अंत में लोहे का प्रयोग किया। तो यहाँ लिख देते हैं, इस काल में मानव सर्वप्रथम तांबे का, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तांबे का, फिर कांसे का तथा अंत में लोहे का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? अंत में लोहे का प्रयोग किया। इस काल में मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का, फिर कांसे का और अंत में लोहे का प्रयोग। क्वेश्चन ऐसे आता है कि किस काल में मनुष्य ने धातु का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया? तो किस काल में? आद्य ऐतिहासिक काल में। सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? तो सर्वप्रथम मनुष्य ने किसका प्रयोग किया था? तांबे का किया था। तांबे का। एक और बात, इस युग को कौन सा युग कहा जाता है? ताम्र पाषाणिक युग। कौन सा युग कहा जाता है? ताम्र पाषाणिक युग। या इस काल की संस्कृति को क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाणिक संस्कृति। तो यहाँ पास लिख देते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। इस संस्कृति को कौन सी यानी कि संस्कृत कहा जाता है? ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। अब देखिए, इस संस्कृति के साक्ष्य या इस काल के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो इस काल के जो साक्ष्य हैं वो उत्तर प्रदेश के मेरठ और क्या, इस काल के जो साक्ष्य हैं वो उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला और सहारनपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। तो इस कालीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मेरठ तथा सहारनपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। तो लिख देते हैं, इस काल की संस्कृति
के साक्ष्य, इस काल की संस्कृति के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के मेरठ एवं सहारनपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? इस काल की संस्कृति के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के क्या मेरठ एवं सहारनपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना के दुबाऊ क्षेत्र तथा विभिन्न स्थलों से गेरुवाड़ी, देखिए कहाँ कहाँ से, जो गेरुवाड़ी है, गेरुवाड़ी, मृदभांड, मृदभांड और ताम्र निधियाँ, और ताम्र निधियाँ, क्या क्या? गेरुवाणी, मृदभांड और ताम्र निधियाँ, ये हमें क्या कहते हैं? ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना के दुबाऊ क्षेत्र से, ऊपरी गंगा घाटी तथा गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। ये भी पूछ लेता है कि ताम्र निधियाँ कहाँ से, तो ऊपरी गंगा घाट तथा गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। अब इसके बाद क्या था? जैसे ताम्र प्रासाणिक जब शुरुआत था तो इसको हम क्या बोलते थे? ताम्र प्रासाणिक क्या सभ्यता। अब उसके बाद तांबे के बाद किसकी, यानी कि किसका प्रयोग होने लगा? कांसे का। जब कांसे का प्रयोग होने लगा तो उस समय हम ताम्र प्रासाणिक सभ्यता के बाद की सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहते हैं? ताम्र कांस्य सभ्यता। क्या कहते हैं? ताम्र कांस्य सभ्यता, यानी ताम्र पाषाणिक सभ्यता के बाद ताम्र पाषाणिक सभ्यता के बाद किसका युग हुआ? ताम्र कांस्य सभ्यता का उदय हुआ। देखिए क्या है इसमें एक्चुअल, देखिए शुरुआत में मनुष्य पत्थरों के यानी से निर्मित उपकरणों और औजारों का प्रयोग करता था। उसके बाद जब धातु का ज्ञान हुआ तो देखिए पत्थर के भी कुछ चीज़ रहे होंगे, धातु के भी, तो पत्थर और धातु मिले तो सबसे पहले धातु में तांबा का प्रयोग किया, तो पाषाण और तांबा का प्रयोग किया। तो शुरुआत में जो आदि ऐतिहासिक काल था वो ताम्र पाषाणिक था। फिर जब तांबे का प्रयोग किया, तांबे के बाद नई धातु आई क्या? कांसा। जब कांस्य का प्रयोग करने लगा तो उस काल को हम क्या बोलने लगे? ताम्र कांस्य सभ्यता। कौन सी सभ्यता बोलने लगे? ताम्र कांस्य सभ्यता। और यह सभ्यता लगभग कितने वर्ष पहले की है? तो यह सभ्यता लगभग क्या है? 45 यानी 4500 वर्ष पहले की है। यह सभ्यता कितने वर्ष पहले की है? 4500 वर्ष पहले की है। यह सभ्यता 4500 वर्ष पहले की है। और जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता इसी सभ्यता का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। इसी सभ्यता की प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व करती है। क्या करती है? सिंधु सभ्यता इसी सभ्यता की क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, तो अब हम चर्चा करते हैं सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता या सैंधव घाटी सभ्यता, कुछ भी जो हम लोग लिखते हैं। तो इसी में कौन सी सभ्यता रहती है? ताम्रकांस्य सभ्यता।
और हमारी सिंधु जो घाटी है, सैंधव घाटी सभ्यता, वो किस काल की है? आद्य ऐतिहासिक काल की है। तो सैंधव या सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव या सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव या सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभ्यता, तो इस सभ्यता का जो अस्तित्व है, ये जो सभ्यता थी ये 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक थी। कहाँ से? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक थी। और यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। यानी यहाँ के जो लोग रहते थे वो नगरों में वास करते थे। यानी कि ये बहुत ही डेवलप थी। जब इसकी खुदाई हुई तो वहाँ पास बहुत सारे साक्ष्य ऐसे मिले कि जिससे लगा कि सैंधव सभ्यता में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे, विकास हुए थे। तो यह एक क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। तो जो सैंधव घाटी सभ्यता है वो क्या है? 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व के मध्य की है। और यह कैसी सभ्यता थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो लिख देते हैं हम इसका अस्तित्व 2350 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य था। और यह एक कैसी सभ्यता थी? और यह एक क्या थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी? नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के जो साक्ष्य हैं, इस सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुख्यतः साक्ष्य इसके प्राप्त हुए हैं क्या? पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब प्रांतों से। भारत के पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। तो देखिए इसको भी हम नोट कर देते हैं। इस सभ्यता के साक्ष्य, इस सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य पाकिस्तान के कहाँ से? पाकिस्तान के सिंध प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के कहाँ से? सिंध प्रांत, बलूचिस्तान और क्या? पंजाब प्रांत से। बलूचिस्तान और पंजाब प्रांत से। और भारत के कहाँ? तथा भारत के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कहाँ से? भारत के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात व पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। ठीक। और जो ये हमारे उत्तर प्रदेश में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ पे सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आलमगीरपुर और क्या कहते हैं, बड़ा गांव बागपत से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? आलमगीरपुर, और जो कि मेरठ में है, और बड़ा गांव जो बागपत में है वहां से प्राप्त हुए हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अच्छे से नोट्स बनाइए। और जो भी क्वेश्चन अगर कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा यूपीजीके से, तो इन्हीं से संबंधित पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं जो सैंधव सभ्यता के साक्ष्य हैं उत्तर प्रदेश के कहाँ से, तो उसको भी हम चर्चा करते हैं। देखिए जो सैंधव सभ्यता है,
सिंधु या हड़प्पा सभ्यता लिख दें, हड़प्पा सभ्यता, सभ्यता के साक्ष्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, मेरठ, बड़ा गांव, बागपत, हुलास एक जगह है, क्या, हुलास कहाँ पे है, सहारनपुर में, कहाँ है, सहारनपुर, हुलास, बड़ा गांव, हुलास, सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। यानी जो इस उत्तर प्रदेश में जो साक्ष्य है वो मुख्यतः आलमगीरपुर, बड़ा गांव, हुलास, सारन। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त हुए हैं, तो अधिकतर यही आलमगीरपुर ही दिया रहता है यानी आपके ऑप्शन में। तो उत्तर प्रदेश में जो सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य हैं वो आलमगीरपुर, मेरठ, बड़ा गांव, बागपत, हुलास, सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक, चलिए इसके आगे अब जो हमारा क्या कहते हैं आलमगीरपुर है, यहाँ हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज सर्वप्रथम क्या कहते हैं भारत सेवक समाज द्वारा की गई थी। और इसका उत्खनन जो था वो यज्ञदत्त शर्मा, किसके, यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में किया गया था। इसका जो उत्खनन है वो किसके नेतृत्व में, यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में सन 1958 में किया गया था। तो हिंडन नदी के किनारे अवस्थित आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे अवस्थित आलमगीरपुर की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी, भारत समाज सेवक के द्वारा की गई थी। और इसका उत्खनन 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में की गई थी। यानी यहाँ की खुदाई किसके यानी नेतृत्व में की गई थी, यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में या निर्देशन में किया गया था। ठीक, और देखिए फिर इसके बाद कुछ और खोजें हुई। तो कुछ और खोजों के अनुसार क्या कहते हैं, जो सिंधु सभ्यता थी उसके साक्ष्य जो हैं बुलंदशहर के भटपुरा एवं मानपुरा तथा बुलंदशहर के कहाँ, भटपुरा एवं मानपुरा, और हमारे क्या कहते हैं मुजफ्फरनगर के मांडी गांव और शामली के कैराना क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं नई खोजों के अनुसार। यानी जब नई और खुदाई होने लगी, नई खोजों के अनुसार जो हैं हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्या हैं साक्ष्य, वो बुलंदशहर के, कहाँ के, बुलंदशहर के भटपुरा, कहाँ पे, नई खोजों के अनुसार जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य बुलंदशहर के भटपुरा एवं मानपुरा तथा मुजफ्फरनगर के
तथा मुजफ्फर नगर के मांडी गांव वह कैराना, आपने नाम सुना होगा, कैराना जगह, वो कहाँ पे स्थित है? शामली में। तो वहाँ पे शामली के, देखिए, कैराना क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। नई खोज के अनुसार कहाँ से? भटपुरा एवं मानपुरा बुलंदशहर के, मुजफ्फरनगर के मांडी गांव से और शामली के कैराना क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। जो सैंधव सभ्यता के बाद क्या वैदिक सभ्यता के पूर्व सभ्यता का उदय हुआ, जिसे उत्तर सैंधव सभ्यता कहा जाता था। देखिए, सैंधव सभ्यता के और वैदिक सभ्यता के पहले, सैंधव सभ्यता के जैसे सैंधव सभ्यता चल रही थी, सैंधव सभ्यता और सैंधव सभ्यता के बाद या सैंधव सभ्यता के अंतिम समय को, या सैंधव सभ्यता के बाद वह वैदिक सभ्यता के पहले के समय को उत्तर सैंधव सभ्यता कहा जाता था। उत्तर सैंधव सभ्यता कहा जाता है। यानी कि वैदिक सभ्यता, जो सैंधव सभ्यता थी वो खत्म हो रही थी और वैदिक सभ्यता शुरू होने वाली थी, तो उसके बीच के जो पीरियड था उसे हम नाम देते हैं क्या? हमने नाम दिया है क्या? उत्तर सैंधव सभ्यता। किसका दिया है हमने नाम? उत्तर सैंधव सभ्यता। और ये क्या कहते हैं? उत्तर सैंधव सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो आलमगीरपुर में प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्राप्त हुए हैं? आलमगीरपुर में प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, आलमगीरपुर में उत्तर सैंधव सभ्यता कालीन लोग क्या करते थे? लोग कपास की खेती किया करते थे। कपास की खेती किया करते थे और ये लोग गांव में निवास करते थे। और ये लोग कहाँ निवास करते थे? ये लोग गांव में निवास करते थे। कहाँ निवास करते थे? ये लोग गांव में निवास करते थे। तो ये तो था हमारा क्या? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इतनी ही बातें थी जिनकी चर्चा हमने की। अब आगे हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में और ऐतिहासिक कालीन संस्कृति या लौह युगीन संस्कृति के बारे में। फिर उसी में हमारा आएगा वैदिक काल, तो हम उसकी चर्चा अपने यानी कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। थैंक यू।